delta Ng negative. Delta Ng negative means difference in coefficient of gas molecules would be observed a negative value. The typical reaction is this: N2 plus thrice H2 gives you twice ammonia. इस रिएक्शन को समझाने से पहले मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल, कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जरूर बताऊंगा. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस. इस प्रोसेस जो होता है अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वह हैबर्स प्रोसेस है. और यह रिएक्शन कहां पर कराई जाती है? इट्स जनरली कैरीड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अमोनियम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. हम अच्छी तरह से जानते हैं our country in which agriculture is the backbone of our economy. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां एग्रीकल्चर बैकबोन हो वहां पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इट्स अ प्रोमिनेंट इंडस्ट्री. हमारे देश में तो शायद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और दो तरह की फर्टिलाइजर्स होती हैं, एक तो अमोनियम फर्टिलाइजर और एक फास्फोरस फर्टिलाइजर, जिसमें मैक्सिमम इस्तेमाल होता है अमोनियम फर्टिलाइजर का. अमोनियम फर्टिलाइजर में अमोनिया होता है एंड दैट अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस यूजिंग दिस रिएक्शन. हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, और वहां पर अमोनिया बनता है. A mole of nitrogen always combine with 3 moles of hydrogen to give you 2 moles of ammonia according to this reaction. अब let's try to predict the thermodynamic nature of this reaction, the thermodynamic behavior of this reaction. क्या आप में से माइक आ गया है? आप लोगों के पास माइक आ गया है? रिसीव और नॉट आ गया तो ऑन करके यहां कर दो जरा. हाँ जी, हाँ. क्या आप मुझे बताएंगे कि इस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक नेचर कैसा होना चाहिए? हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ ली है, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ ली है. वहां पर किस तरह की रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, किस तरह की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इस बात को समझ लिया है. थर्मोकेमिस्ट्री के उस नॉलेज को अप्लाई करके आप कोशिश कीजिए इसका थर्मोडायनेमिक नेचर प्रेडिक्ट करने का. प्लीज टेल मी फटाफट विदाउट द माइक. हाँ जी. नेगेटिव. नेगेटिव क्या नेगेटिव बोल रहे हो आप? उसको थोड़ा और भी थोड़ा एलाबोरेट में बताओगे? क्या बोलना चाह रहे हो आप? I want an elaborate answer instead of 2 words. हाँ जी. भाई क्या समस्या है? या तो माइक पास कर दो, रखो ही मत माइक अपने पास, उसके पास दे दो जो जवाब देता है. माइक यदि हाथ में है तो जवाब फटाफट दीजिए. हाँ जी. मैं तुम लोगों को देख रहा हूं.
कितने लोगों तक माइक घूम रहा है? मैं ये सोच रहा हूं कि क्लास का क्या हाल है। बाप रे। हाँ, पर क्या हाल है, इतना माइक इधर से उधर घूम रहा है। बाप रे। नाउ इट्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इस जगह पर वी हैव गॉट प्योर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, प्योर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, और प्योर मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन रहा है एंड इट्स अ स्टेबल कंपाउंड। इट्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेबल कंपाउंड इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है एंड delta H during this phenomena is a negative value. Now, for such a reaction, we always define equilibrium constant in this manner. हम equilibrium constant इस तरीके से डिफाइन करते हैं। Active mass of ammonia square, active mass of ammonia square upon active mass of nitrogen into active mass of hydrogen cube. To be very precise, the delta Ng value for this reaction would be 2 minus 1 minus 3. It's minus 2. इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू -2 होगी। अब बड़े ध्यान से समझेंगे कि प्रॉब्लम्स आने पर किस किस तरह के हम ऑपरेशंस करते हैं। जनरली हमें इनिशियल कंडीशन ऑब्जर्व करना होती है, देखना होती है। एंड सपोज इन द प्रॉब्लम इनिशियली दे हैड मेंशन्ड दैट A moles of nitrogen and B moles of hydrogen were taken in reaction vessel. This is the initial condition. मान लीजिए कह दिया गया है। So initially we have the total number of gas moles equal to A plus B. खास बात, हम चाहे जितने नाइट्रोजन के मोल्स ले सकते हैं, चाहे जितने हाइड्रोजन के मोल्स ले सकते हैं, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कहां जहां रिएक्शन हो रही है वहां कितनी नाइट्रोजन रिलीज करना और कितनी हाइड्रोजन रिलीज करना है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन अस ओनली। नाउ एट इक्विलिब्रियम इस जगह पर Q वैल्यू मैंने बहुत पहले जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करवा रहा था तब मैंने रिएक्शन कोशंट एक टर्म इंट्रोड्यूस करा था। रिएक्शन कोशंट रिएक्शन कोशंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए जो भी इनिशियल कंडीशंस है उसको हम रख देते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया इनिशियली 0 है तो हमने 0 लिख दिया, 0 स्क्वायर। नाइट्रोजन इनिशियली A है, हाइड्रोजन B है, B क्यूब। This is reaction quotient Q हम जिसे कहते हैं, and this Q since it's 0 square upon anything it would come out to be 0. Reaction quotient is 0 and this reaction quotient is less than equilibrium constant. हमेशा equilibrium constant की कुछ finite value होगी, and whenever reaction quotient is less than equilibrium constant it means forward reaction would occur. इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर। इस जगह पर फॉरवर्ड रिएक्शन होना, या तो हम वह रिएक्शन कोशंट वाला कंसेप्ट सोच लें, या फिर इधर क्या रिएक्शन कोशंट सोचे, इधर तो ऐसे ही बोल सकते हैं भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के होने के लिए अमोनिया है ही कहां,
यदि अमोनिया है ही नहीं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो ऑफ कोर्स इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होना होगा। ये तो एक देखकर ही कहा जा सकता था। अदरवाइज रिएक्शन क्वेश्चन का यह कंसेप्ट कई बार हमें लगाना होता है। यदि अमोनिया के वहां 0 मोल्स नहीं दिए हुए होते, कुछ C मोल्स दिए हुए होते, तो हमें इस तरह की बात फिर सोचनी पड़ती। हम प्रॉब्लम्स में कई जगह पर इस चीज को सोचेंगे। एनीवे, मैंने सिर्फ एक रिकॉल कराने के लिए कि मैंने एक रिएक्शन क्वेश्चन टर्म बता रखा है, इस बात को सोचने के लिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सिर्फ उसे रिकॉल करने के लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था। प्रॉब्लम जब आए तो आपको उसको अप्लाई करना होगा। मैंने आपको स्टडी पैकेज दे रखा है और मेरे आज के लेक्चर के बाद अब आपको तेजी से स्टडी पैकेज करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आज के दिन मैं काफी अच्छे कंसेप्ट बता दूंगा और अगले 2 लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम पूरी तरह से फिनिश भी करवा दूंगा। देखिए, सपोज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट। नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, इसलिए मुझे नाइट्रोजन के आधार पर सोचना सबसे आसान लगेगा। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल टर्म सोचता हूं कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुई और नाइट्रोजन के कुछ x मोल्स रिएक्ट कर गए। अब इनिशियली नाइट्रोजन के A मोल्स थे और मैंने अभी अभी यह मान लिया है कि x मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर गए। हमेशा इस जगह पर जो लिखते हैं कितने मोल बचे रह गए, यह बात लिखते हैं। A मोल इनिशियली थे, x मोल रिएक्ट कर गए, तो बचे रह गए जो मोल हैं वह है A माइनस x। जो मोल बचे रह गए वह लिखेंगे। अब हाइड्रोजन के कितने मोल बचे रह जाएंगे यह सोचना है, अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे यह सोचना है। तो इसे सोचने के लिए हम मोल कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। मोल कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए हम रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। जब भी 1 मोल नाइट्रोजन गायब होएगा तो साइमल्टेनियसली वहां 3 मोल हाइड्रोजन के गायब हो जाएंगे। वहां पर x मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट करे हैं, तो x मोल नाइट्रोजन के साथ में 3x मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन के जो वहां पर मोल्स बचे रह जाएंगे B माइनस 3x मोल्स हाइड्रोजन के वहां पर बचे रह जाएंगे। x मोल नाइट्रोजन के साथ 3x मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे, तो जो मोल्स वहां पर हाइड्रोजन के बचे रह जाएंगे दैट इज B माइनस 3x। अब अमोनिया के कितने मोल्स बन जाएंगे जरा यह बात भी सोच लेते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन के यदि रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। x मोल नाइट्रोजन के यदि रिएक्ट करे हैं तो 2x मोल्स अमोनिया के बन जाएंगे। राइटिंग दिस इज अ चैलेंज। हमने कई बार यह देख रखा है कि यह बात लिखना कईयों को आती ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती कि कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और हल्का सा ट्विस्टिंग कर दिया जाए तो एकदम से लिखने में फेल हो जाते हैं। यही बात लिखना सबसे बड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चैलेंज है। बस ये मैंने फॉरवर्ड के लिए लिखा है, बैकवर्ड के लिए लिखना, अलग अलग तरीके से इस बात को लिखना, ये सीखना होगा। अब फाइनली कितने मोल्स हो गए, हमको फाइनली नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। फाइनली मोल्स देखने के लिए हम नाइट्रोजन के मोल्स प्लस हाइड्रोजन के मोल्स प्लस अमोनिया के मोल्स, तीनों के मोल्स ऐड कर देते हैं। A माइनस एक्स प्लस B माइनस 3x प्लस 2x, तो इधर हो जाएंगे A प्लस B माइनस 2x। नाउ ऑब्जर्व, बड़े ध्यान से देखें और इस कंसेप्ट को और इस कंक्लूजन को दिमाग में बैठाएं। डेल्टा Ng नेगेटिव जहां होता है उन रिएक्शंस की खास बात, जिस रिएक्शन में डेल्टा Ng नेगेटिव है
इनिशियली A प्लस बी मोल्स है और यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई। जब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई तो वहां पर मोल्स हो गए A प्लस बी -2x। -2x मतलब मोल्स वहां पर कम हो गए। इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने से वहां पर नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो गए और यही खास बात होती है उस रिएक्शन की जिसके लिए डेल्टा Hg की वैल्यू नेगेटिव है। यदि रिएक्शन के लिए डेल्टा Hg की वैल्यू नेगेटिव है और वह रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वह हमेशा नंबर ऑफ गैस मोल्स कम होंगे। डेल्टा Hg नेगेटिव मींस व्हेनेवर फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर द नंबर ऑफ गैस मोल्स वुड डिक्रीज। और यदि यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वहां पर नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg। और इस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg से आगे हम कई सारे कंसेप्ट, कई सारे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ली चैटलेस प्रिंसिपल अप्लाई करते समय। अब एनीवे फाइनली एट इक्विलिब्रियम हमने नंबर ऑफ गैस मोल्स लिख दिया है। हमें लिखना होता है इसका कंसंट्रेशन। हमें कंसंट्रेशन इसलिए लिखना होता है क्योंकि हमें केसी की डेफिनेशन कई बार अप्लाई करनी पड़ जाती है। हमें लिखना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें कई बार केपी डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ जाती है। तो क्यों ना हम वो सारी चीजें एक साथ लिख दें। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस को लिखते हैं। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होएगा A माइनस एक्स अपॉन वी। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होएगा B माइनस 3x अपॉन वी। अमोनिया का कंसंट्रेशन होएगा 2x अपॉन वी। Here V is the volume। यहीं पर मैं मोल फ्रैक्शन भी लिखता हूं और पार्शियल प्रेशर भी लिखता हूं। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे केपी डेफिनेशन लिखना पड़ेगी और कई सारे प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट हम डेवलप वहीं से करेंगे। मोल फ्रैक्शन लिखता हूं मैं। वी नो द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। It's moles upon total moles। यह मैंने सभी के मोल फ्रैक्शंस लिख दिए। नाइट्रोजन का इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन और अमोनिया का इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन। अब मैं पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूं। पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए हमने गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ पर रखा है। डाल्टन्स लॉ सेज दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन हमने लिखी रखे हैं। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मैं P लिख देता हूं। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम यदि मैंने P लिखा तो अब हम पार्शियल प्रेशर्स लिख सकते हैं। हमेशा नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन के लिए सारी बातें लिखी हुई दिख रही है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन के लिए सारी बातें लिखी हुई दिख रही है और अमोनिया के नीचे अमोनिया के लिए सारी बातें दिख रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हम लिखेंगे इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाइड्रोजन का इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर और अमोनिया के लिए इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और यदि टेम्परेचर T है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम में हमेशा ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं भाई। मान लीजिए प्रॉब्लम में सिर्फ केपी के टर्म्स में ही चर्चा करी हुई है, सिर्फ केपी के टर्म्स में चर्चा करी हुई है तो आपको कंसंट्रेशन लिखने की क्या आवश्यकता। फिर आप इनिशियल लिखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखो, मोल फ्रैक्शन लिखो और पार्शियल प्रेशर लिखो। यदि किसी प्रॉब्लम में केसी के टर्म्स में बातचीत करी हुई है तो फिर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर लिखने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ इनिशियल, इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन। आप प्रॉब्लम देखते हो, सिचुएशन देखते हो, सिचुएशन देखकर अकॉर्डिंगली वहां पर आप प्रॉब्लम में प्रोसीड करते हो। मैं अभी सारे कंसेप्ट लिख रहा हूं। अब मुझे यदि इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन लिखना है, I'll write Kc expression in this manner.
मैं कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर 2x अपॉन वी होल स्क्वायर अपॉन concentration of nitrogen and concentration of hydrogen Q. So Kc is equal to 4x square V square upon A minus x into V minus 3x whole cube. And this Kc would be given in mole per liter to the power minus 2 or liter square per mole square or molarity to the power minus 2. This would be the expression for the Kc. अब हम Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं. Kp partial pressure of ammonia square upon nitrogen into hydrogen. Partial pressure of ammonia लिखूंगा 2xp upon A plus B minus 2x whole square upon nitrogen A minus x B into A plus B minus 2x or B minus 3x upon this is the Kp expression. You can always simplify this. This Kp would be equal to 4x square into A plus B minus 2x whole square upon A minus x into B minus x whole cube into P square. 4x square into A plus B minus 2x whole square upon A minus x into B minus 3x whole cube into P square. One can always write this. And this Kp would be given in. This Kp की यूनिट क्या होगी? Atmosphere to the power minus 2 or torr to the power minus 2. And one can always write Kp would be equal to Kc into RT to the power minus 2. यह एक्सप्रेशन हमेशा लिखा जा सकेगा. अब यूनिवर्सल गैस इक्वेशन इनिशियल कंडीशन पर भी लिखी जा सकेगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर भी लिखी जा सकेगी. Pi Vi equal to A plus B into RT. This is universal gas equation written at initial condition. Pi is initial pressure, Vi is initial volume, A plus B is initial number of moles. Pf Vf equal to final number of moles into RT. Pf Vf equal to A plus B minus 2x into RT. One can always write this condition. यह सारी इक्वेशन से relevant इक्वेशन फॉर द दिस सिचुएशन. अब ये सारी बातें लिखने के बाद अब मैं ली चैटर्जियस प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करवाऊंगा.
पहले ये सारी बातें लिख दीजिए और सोचने लगिए जो मैं ली चैटलियस प्रिंसिपल डिस्कस कराने वाला हूं उसमें क्या क्या चीजें आप सोच सकते हैं, फटाफट सोचिए। चलिए अब इस रिएक्शन में हम ली चैटलियस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। नाउ as I told you, the reaction is generally carried in ammonium fertilizer industry. अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप सबसे पहले, if you are the owner of ammonium fertilizer industry और आपकी इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बनती है और यह रिएक्शन होती है, सबसे पहले मुझे आप बताओ मेन रिएक्शन चैम्बर में आप किस तरह की टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन रिकमेंड करोगे? बीइंग द ओनर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन वुड यू रिकमेंड इन द मेन रिएक्शन चैम्बर? जो मेन रिएक्शन चैम्बर उसमें क्या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन आप रिकमेंड करोगे? इसी समय मुझको फटाफट बताओ। हाँ जी, क्या सोचा? What temperature and pressure condition? Low temperature and high pressure. That's perfect answer. बिल्कुल सही। देखिए सोचने का तरीका मैं समझा देता हूं। यू आर द ओनर ऑफ अमोनियम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ओनर की जो प्रायोरिटी होती है दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम फर्टिलाइजर तब होएगा जब वहां पर मैक्सिमम अमोनिया बनेगी। आप अमोनिया का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना चाहोगे, मतलब कि आप अधिक से अधिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे। आप चाहोगे कि अधिक से अधिक नाइट्रोजन अधिक से अधिक हाइड्रोजन के साथ तेजी से रिएक्ट करे और तेजी से वहां अमोनिया बने। जितना तेजी से वहां, जितना अधिक से अधिक वहां अमोनिया बनेगी, उतना ही अधिक वहां पर अमोनियम फर्टिलाइजर बनेगी और उतना ही अधिक आपका प्रोडक्शन होएगा। आप एनुअल प्रोडक्शन हमेशा बढ़ाते जाना चाहते हैं। अधिक से अधिक अमोनिया बनाने के लिए आपको रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाना है जहां पर नंबर ऑफ गैस मोल्स कम है, और नंबर ऑफ गैस मोल्स कम करने के लिए आप अधिक से अधिक प्रेशर वहां पर बनाते हो। वॉल्यूम आप कम से कम करते जाओगे, प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ गैस मोल्स कम है, मतलब जहां अधिक से अधिक अमोनिया बनेगी। और आपको अमोनिया अधिक से अधिक बनाना है, मतलब आपको रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में वो एक्सोथर्मिक है, जिस डायरेक्शन में हीट लिबरेट होती है। हीट अधिक से अधिक लिबरेट कराने के लिए आप वहां पर टेम्परेचर को कम से कम करते जाओगे। अब जब आप टेम्परेचर कम से कम करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां हीट लिबरेट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट लिबरेट होती है। हेंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन वी वुड ऑलवेज मेंटेन मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर और लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब do you know what is the catalyst used in this reaction? The catalyst used in this reaction is iron. इस रिएक्शन में iron is used as a catalyst. What would be effect of adding catalyst at initial condition? What would be effect of adding iron at initial condition? Initial condition में यदि हम आयन इंसर्ट करते हैं, कैटालिस्ट इंसर्ट करते हैं, तो क्या असर होगा? मैंने इनिशियल कंडीशन कहा है, इस बात को ध्यान से सोचो।
would speed up, it would speed up the reaction. It would help in bringing the equilibrium condition soon. इनिशियल कंडीशन पर यदि आपने आयन डाल दिया है तो वह फॉरवर्ड रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देगा, थोड़ा तेज कर देगा और वह इक्विलिब्रियम कंडीशन को जल्दी अचीव करवाएगा। मगर फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो फाइनली अमोनिया मिलती है उस अमोनिया के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। फाइनली वी विल लैंड अप विद द सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया एज इफ वी हैड कैरीड द रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट। अब यदि फाइनली अमोनिया के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो क्या आप वहां पर कैटालिस्ट में पैसा खर्च करना रिकमेंड करोगे? यदि फाइनली अमोनिया के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो क्या आप अपनी इंडस्ट्री में कैटालिस्ट पर पैसा खर्च करना रिकमेंड करोगे? हां या ना? हाँ या ना? ना। तो फिर कैटालिस्ट क्यों? जरा सोचिए कि क्या आप कैटालिस्ट पर पैसा खर्च करना रिकमेंड करोगे? व्हाई नॉट कट योर कॉस्ट बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ कैटालिस्ट? क्या आप वाकई में कैटालिस्ट पर कोई खर्च नहीं करोगे? एक और बार सोचो भाई, डेफिनेटली मैं तो कैटालिस्ट पर अवश्य खर्च करूंगा। यदि मेरे पास में टारगेट दिया गया है कि भाई बारिश का सीजन होने वाला है, बुआई होने वाली है और मार्केट में 1 महीने के अंदर मुझे 10 लाख टन फर्टिलाइजर सप्लाई करनी है, कंडीशन अप्लाई, अरे हर जगह पर टारगेट्स होते हैं, टाइम के टारगेट्स हर जगह पर होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं। यदि हम हमारे मार्केट्स को सप्लाई कर सकते हैं तो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अधिक से अधिक, भाई ठीक है, हिंदुस्तान को जितना हमको फर्टिलाइजर देना है दे दिया, अब क्यों ना उससे ज्यादा बनाकर एक्सपोर्ट करा जाए। हम हमेशा यह चाहते हैं कि रिएक्शन जितना तेजी से हो सकती है उतना तेजी से हो। अब आप सोचो कि क्या आप कैटालिस्ट रखोगे? क्या आप कैटालिस्ट पर पैसा खर्च करोगे? ऑफ कोर्स यस, हमको करना ही चाहिए, क्योंकि कैटालिस्ट भले ही फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन को इफेक्ट नहीं करता है मगर इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में तो मदद करता है। भाई उतने ही अमोनिया को यदि मैं कम समय में प्रोड्यूस कर सकूं, मैं हमेशा चाहूंगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई असर नहीं है मगर इक्विलिब्रियम को अचीव करने में जो टाइम कम कर रहा है उससे इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाती है। आप एक बात सोचिए ना, भैया एम्प्लॉय को तो सैलरी फिर भी देना है ना, उसी उतने ही एम्प्लॉय से 25 टन फर्टिलाइजर बनवाना और उतने ही एम्प्लॉय से यदि मैं 1 लाख टन फर्टिलाइजर बनवा सकता हूं तो मैं तो चाहूंगा ना यार कि उतने ही समय में उतने ही एम्प्लॉय से उतने ही खर्चों पर यदि 1 लाख टन फर्टिलाइजर बन सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमेशा कैटालिस्ट का इस्तेमाल तो करा ही जाना चाहिए। अब कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग आर्गन गैस? आर्गन गैस डालने का क्या असर होगा? व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ पुटिंग आर्गन गैस? डेफिनेटली कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई असर नहीं और कांस्टेंट प्रेशर पर इट वुड फेवर बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब आप अपनी फैक्ट्री में वहां पर स्ट्रिक्टली क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे?
इनर्ट गैस को लेकर आप वहां पर क्या कहोगे? आप वहां पर यह कहोगे कि रिएक्शन चैम्बर में किसी तरह से कोई इनर्ट गैस होना नहीं चाहिए। भाई प्रेशर वेशर कांस्टेंट होते एक अलग बात है। आप यह कहोगे कि डू नॉट पुट एनी इनर्ट इनटू द रिएक्शन चैम्बर। If there is any inert gas in the reaction chamber, please remove it immediately. Because the presence of that inert gas would favor backward reaction, और मैं तो चाहता हूं हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, इसलिए वहां पर कोई भी इनर्ट गैस मुझको दिखती है तो मैं फटाफट वहां से हटाने का प्रयास करूंगा। अब can you tell me what would be the effect of adding HCl gas? What would be the effect of adding HCl gas? किसी के भी समझ में आ रहा है तो फटाफट दौड़ के माइक ले और जवाब दे। What would be the effect of adding HCl gas? हाँ जी, फटाफट माइक पास करो। कौस्तुभ बोलो, क्या सोचते हो? Sir, it will react with NH3. Good. And Form NH4Cl. And so what? It will decrease the amount of NH3 form. So what? Backward reaction. हाँ, क्या बोल गए आखिरी में? आखिरी में बिल्कुल उल्टा बोल गए। आपने थ्रूआउट पूरी कहानी सही बोली और आखिरी में कंक्लूजन गलत बोल गए। हमने गैसियस स्टेट पढ़ते समय ग्राहम्स लॉ पढ़ते समय तो रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है भाई, इस तरह से सोचना होगा। देखिए, जब आपने HCl डाला, HCl विच इज अ गैस, हमने गैसियस स्टेट पढ़ते समय, ग्राहम्स लॉ पढ़ते समय रिएक्शन देख रखी। HCl एक गैस है और जब भी यह अमोनिया गैस के साथ कांटेक्ट में आती है, रिकॉल करो, dense white fumes of NH4Cl is formed. HCl gas react with ammonia gas and it gives us dense white cloudy fumes जो एक क्लाउड्स का अपीयरेंस देते हैं ऑफ NH4Cl सॉलिड। HCl gas combined with ammonia gas to give you solid NH4Cl. इसका मतलब जितना अधिक आप HCl गैस डालोगे, वह HCl गैस वहां बनी हुई अमोनिया गैस के साथ कंबाइन कर जाएगी, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और सॉलिड NH4Cl बनाकर वहां पर व्हाइट सॉल्ट का, NH4Cl सॉल्ट का एक बेड बन जाएगा और इस तरह से वहां से आप अमोनिया हटाते जा रहे हो। एक तरीके से जितना अधिक आप वहां पर HCl डाल रहे हो, उतना ही अधिक वहां से अमोनिया हटता जा रहा है। अमोनिया का हटना मीन्स रिमूविंग ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड व्हेन यू रिमूव द प्रोडक्ट, ली-चैटर्जियस प्रिंसिपल सेज दैट द रिएक्शन वुड ऑकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि और भी अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनता जाए। तो अब आप मुझे बताओ कि यदि आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मालिक हो, अमोनियम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मालिक हो, तो आप वहां पर इस फेनोमेना को देखकर क्या करने के लिए कहोगे? व्हाट वुड यू रिकमेंड हियर? Not adding HCl. Not adding HCl. Sir, because it will react with NH3. तो अमोनिया से रिएक्ट करके तो अमोनियम को अलग करता जा रहा है ना, और अमोनियम को बाहर निकाल के फिर फर्टिलाइजर बनाने के काम में आएगा ना। अरे वो अमोनिया को बनाकर अमोनिया गैस के रूप में बना और
गैस के रूप में बनाने के बाद HCl के साथ में कंबाइन करवा दिया, HCl के साथ में कंबाइन करा के सॉलिड अमोनियम आयन के रूप में ले लिया। अब ये सॉलिड अमोनियम आयन से ही तो अमोनियम फर्टिलाइजर बनेगा। सर NH3 चाहिए ना, NH3 चाहिए अमोनियम बनाने के लिए। उससे रिकमेंड करेंगे। इस अमोनिया से आपको अमोनियम आयन बनाना है और इस अमोनियम आयन से अमोनियम फर्टिलाइजर बनेगा। तो अल्टीमेटली आपको NH4Cl बनाना है वहां पर, और NH4Cl बनाने के लिए आप कहोगे वहां अधिक से अधिक HCl पास करते जाओ। जैसे जैसे अमोनिया बनती जाए आप HCl पास करते जाओ और उस अमोनिया को वहां से ट्रैप कर लो और उसको बाहर निकाल लो। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए HCl अंदर डाला जाना चाहिए, जिससे अमोनिया अमोनियम आयन के रूप में बाहर आ जाए और यही अमोनियम आयन आगे जाके अमोनियम फर्टिलाइजर बनाने के उपयोग में आए। हम अधिक से अधिक उतनी HCl हमेशा पास करते जाएंगे जितनी वहां पर अमोनिया बनती जा रही है। अब व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग नाइट्रोजन? फॉरवर्ड रिएक्शन, आप अधिक से अधिक नाइट्रोजन भी डालने के लिए कहोगे। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग हाइड्रोजन? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो मैं कहूंगा वहां पर अधिक से अधिक नाइट्रोजन डाली जाए, वहां पर अधिक से अधिक हाइड्रोजन डाली जाए और वहां पर कॉन्स्टेंटली HCl भी डालते रहा जाए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डालने से फॉरवर्ड रिएक्शन होती जाएगी और HCl के डालने से अमोनियम गैस वहां से निकलती भी जाएगी और अमोनियम आयन बनता जाएगा। वहां पर किसी भी तरह की कोई इनर्ट गैस नहीं होना चाहिए, कोई भी तीसरी गैस नहीं होना चाहिए जो वहां पर रिएक्ट नहीं करती है। इनर्ट गैस वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक प्रेशर लगाते जाया जाए, टेम्परेचर भी कम से कम रखा जाए और इस तरह से वहां फॉरवर्ड रिएक्शन होती चली जाएगी, अमोनिया का अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता चला जाएगा। These are the point that we will always maintain in our reaction chamber, and this is about the reaction of the type delta Ng negative. It's not over. अभी मैं इसी रिएक्शन की अलग अलग कंडीशंस को मेरे अगले लेक्चर में और डिस्कस करूंगा। इस होमोजेनस रिएक्शन को फिनिश कराने के बाद फिर मैं हेट्रोजेनस गैस फेज रिएक्शन को, फिर मैं लिक्विड फेज रिएक्शन को डिस्कस कराऊंगा। अभी मुझे इस चैप्टर को लगभग 4 से 5 घंटे और भी पढ़ाना है, तब जाके यह चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होएगा। आप लोग स्टडी पैकेज करना पर तेजी से चालू कर दीजिए, जितने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं कीजिए और जो नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करते जाइए। विल डिस्कस देम इन द क्लास। आज फिर इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, बाय केयर।